students. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, आज हम लोग अपना क्लास 9th का सेल जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसको आज हम लोग प्रोसीड करेंगे। अभी तक बेटे हम लोगों ने सेल का हिस्टोरिकल अकाउंट देखा था, राइट। सारा हिस्टोरिकल अकाउंट, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन कौन से कंडीशन में, कौन कौन से ईयर में सेल को डिस्कवर किया था। डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी, इसके अलावा न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी थी। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म किसने कॉइन किया था, प्रोटोप्लाज्म को किसने क्या कहा था, ये सारे के सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुकी हूँ। नाउ आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट रिगार्डिंग द सेल, जहां से बड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जहां से क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं उसको मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके बेटा एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है माइक्रोस्कोप का। तो एक माइक्रोस्कोप का मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो हम सेल है, बेसिकली हम सेल को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हाउ सेल ऑब्जर्व, तो सेल की जो ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली सेल को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सेल की ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो आपके बेटा यहाँ पर इसमें जो आपके एनसीईआरटी है उसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है, दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। आप लोग बेटा एक बार अगर स्कूल में आपको कभी लैब लेकर जाया जाए तो वहां पर आप देखना इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको उसका कुछ एक छोटा सा पार्ट में आपको समझा देती हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कि क्या क्या चीजें होती हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक विजिबल लाइट के लिए एक मिरर लगा हुआ होता है, वो नीचे की साइड होगा। सबसे पहले एक पूरी बॉडी होती है, इलोंगेटेड पार्ट है, दैट इज द बॉडी ऑफ अ माइक्रोस्कोप। उसमें ऊपर लगा होता है ग्लास लेंस, ठीक है, वो लेंस लगा हुआ है। उस लेंस के ऊपर होता है आई पीस, जहां पर आप अपनी आंख को लगा करके देखते हो, ठीक है। नीचे होती है एक बड़ी सी स्क्वायर शेप में स्टेज के ऊपर दो क्लिप्स लगी हुई होती हैं, जिसमें हम जो स्लाइड प्रिपेयर करते हैं वो स्लाइड को हम लोग वहां पर लगा के उन क्लिप से अटैच कर देते हैं ताकि स्लाइड हमारी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी ना हो और आपको आराम से उसमें दिख सके। दो स्क्रूज होते हैं वहां पर, ठीक है। एक स्क्रू, बड़ा वाला जो स्क्रू होता है वो आपका क्या बोलते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो कि उसको जो हम थोड़ी ब्रॉड इमेज, एक अच्छी इमेज के लिए देख सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा ठीक से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे अलग अलग लेंस लगाने के ऑप्शंस होते हैं कि आप जो लेंस है अगर आप 25x यूज कर रहे हो, 50x यूज कर रहे हो, 75x यूज कर रहे हो, इवन 100x तक के भी हम लोग माइक्रोस्कोप में अपने लेंस लगा सकते हैं कि जो हमारा सेल है उसको हम 100 गुना बड़ा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है हमारे इसमें क्या क्या चीजें और सब होती हैं। इसको आप लोग बेटा आपके स्कूल में जो माइक्रोस्कोप है आप लोग उसको ध्यान से देखना। माइक्रोस्कोप को यूज करने की सिंपल, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको यूज करने की एक सिंपल टेक्निक होती है कि जब हम कभी इसको यूज कर रहे हैं तो इसको लेकर के हम लोग अपने जो लैब होते हैं, लैब के आसपास जो भी कोई विंडो होती है, विंडो ओपन करके, मतलब सनलाइट आनी चाहिए उस पर, आप अंधेरे रूम में इसको नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सबसे पहली बार इसको साइंटिस्ट जेड जेनसन ने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट जेड जेनसन, ठीक है। जेड जेनसन ने यूज किया था। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ग्लास लेंस, यूज ग्लास लेंस फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। ग्लास लेंस को हम लोग यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, एंड विजिबल लाइट को यूज करते हैं हम लोग फॉर द इल्यूमिनेशन, ठीक है। एंड विजिबल लाइट फॉर इल्यूमिनेशन, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसकी तो जो इवन कॉस्ट है ये काफी चीपर रेट में मिल जाता है, मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा, दो लेंस यूज कर रहे हैं। एक है ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, और ये दोनों कैसे होते हैं, बोथ आर कॉन्वेक्स,
ठीक है। ये जो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में बेटा जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है ना। तो यही है हमारा माइक्रोस्कोप के बारे में। वैसे तो माइक्रोस्कोप और भी बहुत सारे हैं, बट इतना ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताने जा रही हूँ, बहुत मन कर रहा है एक बार एक चीज बताने का, कि आपको पता होगा कि भाई जो स्लाइड है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पर कि हम लोग जो स्लाइड है उसको बनाते कैसे हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर स्लाइड, ठीक है। स्लाइड को प्रिपेयर हम लोग बेटा कैसे करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर आप लोग अपना जब क्लास 9th का एक्सपेरिमेंट करोगे, जब प्रैक्टिकली पूरा स्लाइड प्रिपेयर करोगे अपने लैब में जाकर के, तो वहां पर आपको बड़े अनियन दी जाएगी एक, ठीक है। एक अनियन दी जाएगी। अब इस अनियन में आपने देखा होगा, तो जो अनियन है बेसिकली यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। ये कुछ मैंने अनियन बनाई है, ठीक है भाई मेरे प्यारे बच्चों। सो अरे ये तो नहीं ऐसी, ये ठीक है, ये सपोज हमारी अनियन। इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो एक ब्राउन से कलर की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी यहाँ पर इस तरीके से आपको ये रूट्स नजर आएंगी, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक लीफी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम, मुद्दा हमारा जो है वो ये है कि अंदर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना बेटा। सो यहाँ पर कुछ फ्लैशी लीव्स यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये जो फ्लैशी लीव्स हैं, इन फ्लैशी लीव्स को आप अलग अलग कर दो। जब आप इनको अलग अलग कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, तो सेपरेट करने के बाद में ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, देखो जब आप कोई भी अनियन को लोगे तो लेट सपोज ये इसका ऊपर का पिंक कलर का पार्ट होता है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर क्या होता है, एक व्हाइटिश कलर का पार्ट होता है, ओके ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, इस व्हाइट वाले पार्ट में से इसकी छोटी सी, जब आप देखते हो कभी सैलेड में काट के रखो, आप पानी में भिगो दो तो एक पतली सी लेयर निकल के आती है, तो वो जो लेयर है उस लेयर को आप लोग निकालो, ठीक है। उस लेयर को आप निकालो। आपके लैब में कुछ एक इस तरीके से ग्लास की बनी हुई एक स्लाइड होगी, ठीक है। वो हमारी कैसी होती है, रेक्टेंगल होती है। इस रेक्टेंगल स्ट्रक्चर पे यहाँ पर आप सेंटर में ये जो लेयर है इसको छोटा सा कटिंग करके पानी में वॉश करके इसको आप यहाँ पर कर दो। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अनियन की पील ऑफ करनी है, जो लेयर है उसको पील ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पील ऑफ कर दिया। पील ऑफ करने के बाद में क्या करना है, वाटर से बेटा वॉश करना है। वाटर से इसको क्या करना है, वॉश करना है। वाटर से जब आप इसे वॉश करोगे तो इसको आप आराम से, जो पेंट ब्रश होता है, ठीक है, ब्रश की हेल्प से आप इसे स्लाइड के ऊपर रख दोगे, ठीक है ना। तो ये क्या करोगे आप, स्लाइड के ऊपर आप इसको छोटा सा पीस करके रख दोगे। जब आप इसे रख दोगे, अब इसको रखने के बाद में आपको क्या करना है, इस पे 1 ड्रॉप, ठीक है, एक वहां पर आपको स्टेनिंग मटेरियल दिया जाएगा, दैट इज नोन एज सैफ्रोनिन, ठीक है। जो ये बॉटल है, उस बॉटल को आप देखोगे सैफ्रोनिन लिखा होता है उस बॉटल पे, पिंक कलर की होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने 1 ड्रॉप यहाँ पर सैफ्रोनिन डाल दिया। जैसे ही आप यहाँ पर 1 ड्रॉप सैफ्रोनिन डालोगे, ये जो आपका मटेरियल है ये कैसा हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। 30 सेकंड के बाद में ये पिंक कलर का दिखने लग जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 1 ड्रॉप इस पे हमें ग्लिसरीन डालनी है, ठीक है। ये सारा कंटेंट बेटा आपको हर चीज आपकी लैब में अवेलेबल होगा, तो इसको आप करना। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पर 1 ड्रॉप आप इसमें क्या करोगे, ग्लिसरीन डाल दोगे। तो जब आप इसमें ग्लिसरीन डाल दोगे तो ये जो डार्क पिंक आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर लाइट कलर का दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो कलर है ये लाइट पिंक कलर का अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आप क्या करोगे, ये जो स्लाइड है बेटा, इस स्लाइड को आप कहां पर रखोगे, माइक्रोस्कोप में रखोगे, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप में जब आप इसको रख कर देखोगे तो आपको कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, लाइक दिस। कुछ आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऐसे बहुत सारी आपको न्यूमरस लेयर्स नजर आएंगी, ठीक है। ये लेयर, और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे घर की कंस्ट्रक्शन होती है तो वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको नजर आता है। और हर एक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर बीच में एक छोटा सा ब्लैक से कलर का न्यूक्लियस नजर आएगा, डॉटेड जैसा। तो यही हमारा होता है, दिस इज द अनियन पील स्लाइड। तो आप बेटा इसको एक बार अपना करके देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा।
ठीक है, तो ये है हमारा अनियन पील। इस पील ऑफ करने के बाद में आप जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली सेम। अब इसमें बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं उसको देख करके, अरे भाई हाँ 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 पिंक कलर का नजर आ गया। पिंक कलर का वो सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो स्लाइड बनाई है आपने उसमें आपने सैफ्रनिन यूज किया है। अगर सैफ्रनिन यूज नहीं करोगे तो सेल्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे यही चीज खुश हो जाते हैं देख करके, हाँ भाई हमें तो कुछ पिंक कलर का नजर आ रहा है। हमें पिंक कलर का नहीं देखना है, हमें यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको ये देखने हैं, उनमें ब्लैक 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 कलर की डॉट है तो वो न्यूक्लियस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली आपको इतना ही दिखेगा। अगर आपको इसके अंदर के सेल ऑर्गेनेलीज देखने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और एडवांस कैटेगरी का माइक्रोस्कोप में चूज करना पड़ता है। ठीक है बेटा, सो ये था हमारा बेसिकली अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द स्लाइड। नाउ अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ये सब बेटा आपका बिल्कुल एनसीईआरटी का कंटेंट मैं बता रही हूँ, कोई भी बाहर की चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो अब यहां पर देखो बेटा इसमें क्या होता है। सबसे पहली कोई भी जो सेल है, ठीक है, एवरी सेल, हर एक लिविंग सेल के पास 3 पार्ट कम से कम होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सेल है इट कंटेन, सेल कंटेन 3 पार्ट्स। ठीक है, ये तीनों पार्ट अगर होंगे तो ही सेल हमारा क्या होगा, लिविंग होगा। सबसे पहला क्या है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा कहीं कहीं पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह पर सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा। सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, बोथ आर सेम। ये दो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने ये टर्म्स दिए हैं, इसीलिए हम लोग इनको यहाँ पर अलग अलग नाम से बोलते हैं। सेकेंड हमारी क्या चीज है, दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, बिना न्यूक्लियस के सेल कैसा होता है, मरा हुआ होगा श्योरली, उसके अंदर उसका दिमाग ही नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। तो जब ब्रेन ही नहीं होगा तो वो बॉडी वर्क भी नहीं कर सकती है। तो न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो लिविंग फ्लूइड है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो ये 3 चीज अगर किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, इट मींस वो सेल हमारा कैसा होता है, लिविंग होता है। ठीक है ना, सेल वॉल हमेशा हर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसका आप खुद में अपने में एक एग्जांपल हो कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी मैमल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल के अंदर सेल वॉल इज प्योरली एब्सेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेटा अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग वन बाय वन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बेटा, चलो देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली अगर हम इसको देखें सो इट इज अ आउटर मोस्ट, इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, सेल के बाहर की कवरिंग है, बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है। ठीक है, कैसी है, थिन है, डेलिकेट कवरिंग है। ओके ना, और ये क्या करती है, सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, सेपरेट, ये बड़ा फंक्शन भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेपरेट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, देखो अब बेसिकली बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्टडीज हुई थी वो 1950 से स्टार्ट हो गई थी। सबसे ज्यादा जो स्टडी हुई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो ह्यूमन की आरबीसीज पर हुई थी। ठीक है ना, इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स आए थे, बट आपकी अभी एनसीईआरटी में एज सच कोई मॉडल दे नहीं रखा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली वो दिखती कैसी है। ठीक है ना, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, जो मेजरली वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो लिपिड है, ये लिपिड के 2 लेयर होती हैं जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम के साथ बता रही हूँ। देखो ये जो हमारा लिपिड वाला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, लाइक दिस।
सो ये मैंने बना दिया, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड दो लेयर बना रही हूँ बेटा, यहाँ पर दो लेयर आपको नजर आ रही है, एक ऊपर की तरफ लेयर है और एक नीचे की तरफ लेयर है, ठीक है। सो ये रही हमारी दो लेयर। इस लेयर में यहाँ पर ये जो बीच में मैंने पिंक कलर से बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इसका ये प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन पूरा अंदर मेम्ब्रेन में पूरा का पूरा प्रेजेंट है, इसको हम लोग इंटरनल प्रोटीन बोलते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको बेटा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। लेट सपोज एक प्रोटीन मैंने ये बना दिया, बट ये पूरा अंदर पूरी की पूरी अंदर प्रेजेंट नहीं है, बट ये भी है लेकिन इंटरनल प्रोटीन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का बेटा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक बार मैं इसे लेबल करके बता देती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ये मैंने कुछ और बना दिया, ये हमारे हैं, दीज आर द एक्सटर्नल प्रोटीन, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग इसको लेबल करते हैं। इसमें देखो ये जो लिपिड वाला पार्ट है, इसमें आपको दो पार्ट नजर आ रहे हैं। ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं दिस इज अ हेड पार्ट, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये कैसा है हमारा, दिस वन इज द टेल पार्ट। इस तो पूरे के पूरे को मिला लो, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ से यहाँ तक का मिलाते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है, दिस इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या है, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, दे आर टू बी नोन एज एक्सटर्नल प्रोटीन, ठीक है। और जो प्रोटीन अंदर की तरफ प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दे आर टू बी नोन एज इंटरनल प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा दिस वन इज द डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज सच आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को बेसिकली दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकलसन, ये उन्होंने दिया था, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं वो क्या है, दैट इज द फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, functions of plasma membrane, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट एक्ट्स एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। ये कैसी होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है बेटा, जो सिलेक्टेड चीजें होती हैं जिनकी सेल में जरूरत है सिर्फ उन्हीं को इन एंड आउट करती है, बाकी हर चीज को अलाउ नहीं करती, तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो ये कैसी है, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सेकंड हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, जो सेल है उसकी शेप को प्रोवाइड करती है। इसके बाद में ये क्या है, इट इज एक्ट लाइक अ मैकेनिकल बैरियर। ये कैसा है, मैकेनिकल बैरियर है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सेल का कंटेंट है ये उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कुछ शुगर्स के साथ, ठीक है, जो शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट, ये उनके साथ भी चेंज फॉर्म करके ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। सो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइको प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, अटैच विद शुगर। नेक्स्ट वन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किसमें है, मूवमेंट में, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली किसमें इन्वॉल्व है, दिस इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट। तो ये किसमें इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट में ये इन्वॉल्व होते हैं, ओके ना। अब यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट को डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी आपको और भी अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पर है हमारा दिस वन इज अ ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट है बेटा दो तरीके से होता है। एक जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं दिस वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक ट्रांसपोर्ट है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं दैट वन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो बेटे, दोनों चीजों में एक बार मैं आपको समझा दे रही हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ही नहीं पता होता, ओके ना।
सो एक्टिव और पैसिव दोनों चीजें देखो क्या होती है। लेट सपोज मैं पहले आपको पैसिव बता रही हूँ। पैसिव का मतलब एक सिंपल सी, आपने रात में क्या करा, मम्मी ने रात में पानी में छोले या राजमा भिगो दिए, ठीक है। तो आप जब सुबह उठकर देखोगे तो उसमें क्या हुआ कि जो पानी था वो पानी उस छोले या राजमा के अंदर एंटर कर गया, जिसकी वजह से जो आप देख रहे हो छोले राजमा, उसका साइज कैसा हो गया, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या आपको उसके अंदर कोई एनर्जी लगानी पड़ी? नो, ऐसी जगह पर कोई भी एनर्जी आपको लगानी नहीं पड़ती है। तो जहां पर हम कोई एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप से ऑटोमेटिक काम हो रहा है, वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसे होगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहां पर चीज ज्यादा है, ज्यादा से कम वाली जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा क्या होता है? दिस इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, from high concentration to low concentration, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहां पर कोई भी एनर्जी हमारी यूज ना हो रही हो। सो यहाँ पर कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एनर्जी हमेशा बायो में एटीपी की फॉर्म में होगी, दैट इज द एडिनोसिन, that is the adenosine ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो एनर्जी करेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। किसी भी सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या होती है? दैट इज द एटीपी। तो हमेशा ध्यान रखना, बायो में कभी भी अगर आप पढ़ोगे एनर्जी के बारे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ होगी विद रिस्पेक्ट टू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एटीपी, ओके ना। अब अगर हम एक्टिव में जाए तो बिल्कुल पैसिव का उल्टा कर दो, तो उल्टा कैसे हो जाएगा? दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन की तरफ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ऐसी जगह पर एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी एनर्जी क्या होगी? एटीपी एनर्जी यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज आर ऑफ टू टाइप, एक्टिव एंड पैसिव वन, ओके। बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो भी काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो मैं टाइप्स यहाँ पर लिख देती हूँ, बट क्योंकि आपके सिलेबस में बड़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर इसके जो टाइप्स हैं, बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेरी फर्स्ट वन दैट इज नोन एज facilitated transport, that is the facilitated transport, and second one that is known as bulk transport, ठीक है। तो ये हमारे हैं टू टाइप्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टू द हायर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। जो मेन है हमें यहाँ पर पढ़ना है अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसके मैं यहाँ पर आपको टाइप्स लिख दे रही हूँ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है इनके डिफरेंस। तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, एंड सेकंड वन दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये आपका बेटा डिटेल में काफी बहुत अच्छा खासा डिटेल में आपका दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द डिफ्यूजन। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेटा डिफ्यूजन के बारे में। सो बेसिकली डिफ्यूजन देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि डिफ्यूजन क्या चीज होती है, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर रखा है, ठीक है।
और कोई दूसरा इंडिविजुअल है उसने परफ्यूम स्प्रे नहीं कर रखा, तो जिसने परफ्यूम अपनी बॉडी पे लगाया हुआ है, जब वो इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के सामने से जाएगा जिसने परफ्यूम स्प्रे नहीं कर रखा, तो उसको काफी ज्यादा खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है परफ्यूम की। तो वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जिसने लगाया, सपोज मैंने लगाया तो हाई कंसंट्रेशन, जिस दूसरे ने नहीं लगाया दैट इज द लो कंसंट्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन, और ऐसी जगह पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो जितनी भी गैसेस होती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन बाहर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है वो सब यूज होने के बाद जो बच जाता है हमारा क्या रहता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। सब चीज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन के थ्रू, सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन अंदर हमारे होगी, और एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही लिमिटेड कंसंट्रेशन होती है। सो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने मुंह से बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो यही सारा प्रोसेस है, मतलब जहां भी गैसेस के बारे में आएगा, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक और मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। लेट सपोज यहाँ पर कहीं साइड वॉल में मैं एक अगरबत्ती जलाकर रख दूं, ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसकी जो खुशबू है वो यहाँ से लेकर और वहां उस वाली दीवार तक पहुंच जाएगी। तो वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर खुशबू ज्यादा हो रही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, दूसरी वाली वॉल पर लो कंसंट्रेशन। सो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है गैसेस की। सेम ऐसे ही आप कहीं जा रहे हो अगर घूमने, ठीक है भाई, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं दूर से आपने देखा कहीं दूर किसी जगह खेत है, कोई बाग है, तो वहां पर कोई बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं लेट सपोज, तो आपको दूर से ही उसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो खुशबू क्यों आ रही है, क्योंकि जिस जगह पर फ्लावर लगे हुए हैं, जहां पर वो खेत है, वहां पर तो बहुत सारी हाई कंसंट्रेशन हो गई, जहां पर आप दूर हो दैट इज द लो कंसंट्रेशन। सो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। तो यही होता है जहां भी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट इज द spontaneous movement of substances, spontaneous movement of substances from high concentration to low concentration। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताती हूँ, दैट इज द अमीबा, रेस्पिरेशन इन अमीबा। ठीक है बेटा, अमीबा का अगर हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन देखें तो क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर ये मैं फॉर्म कर रही हूँ कोई एक अमीबा, ठीक है, लेट सपोज ये कोई अमीबा, एज अमीबा उसकी कोई अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप ही नहीं होती है, तो इसलिए टेढ़ी मेढ़ी शेप बना दी भाई हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी बॉडी है उसके अंदर लेस O2 होती है, ठीक है, कम O2 है। बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में हाई ऑक्सीजन, ठीक है। सो फ्रॉम हाई ऑक्सीजन टू द लो ऑक्सीजन, ठीक है, मूवमेंट होती है यहाँ पर गैसेस की। ये सारा बीच का पोर्शन क्या है, ये बेटा ये रिप्रेजेंट करता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो अंदर चली जाएगी। जब ऑक्सीजन अंदर चली गई, रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन का प्रोडक्ट आगे जाकर वो सब ब्रेक डाउन हो के फूड किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें क्या है, यहाँ पर मोर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर लो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर है और बाहर है लो, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन, इस तरीके से यहाँ पर ये मूवमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो यही है हमारा, दैट इज अबाउट द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी हमारी आती हैं, दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, नाउ सेकंड है हमारा यहाँ पे, दैट इज द ऑस्मोसिस।
देखो बेटे, अब मैं ऑस्मोसिस को आपको समझाती हूँ। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग, जो मैं सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी वो ये चीज है कि मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, ठीक है, देखो दो टर्म है यहाँ पर जो मैं आपको यूज करूंगी। एक टर्म है दैट इज नोन एज सॉल्यूट, ठीक है, और एक है यहाँ पर दैट इज द सॉल्वेंट। ओके बेटा, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसका एग्जांपल है यहाँ पर दैट इज द वाटर, ठीक है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है दैट इज द वाटर। और सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट बेसिकली अगर आपने पानी के अंदर सपोज सॉल्ट मिक्स कर दिया, सपोज कोई शुगर मिक्स कर दी, बहुत सारी चीजें जब पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं तो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग मिला ले तो हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हमारी चीज होती है दैट इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगी विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो पानी की मूवमेंट होती है, जैसा मैंने आपको अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट समझाने के टाइम पे बताया था कि राजमा छोले भिगो दिए और उनके अंदर पानी चला गया, वो स्वेल अप कर गए, तो वो क्या हुआ, दैट इज द ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दैट इज द, मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, मूवमेंट ऑफ solute or solvent from high concentration to low concentration, ठीक है। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द ऑस्मोसिस। अब इसमें जो ऑस्मोसिस है बेसिकली इसमें 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ऑस्मोसिस वाला पार्ट। इसमें यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वेरी फर्स्ट दैट इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं यहाँ पर, दैट इज द हाइपोटोनिक। देखो हाइपोटोनिक, मैं यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट कर रही हूँ। एक तो है यहाँ पर इनसाइड द सेल, ठीक है, और एक है यहाँ पर आउटसाइड द सेल, ठीक है मेरे बच्चों। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर यहां पर क्या होगा, सेल के अंदर जो वाटर है, ठीक है, वो होगा लेस, पानी होगा कम, और जो सॉल्यूट है वो होगा ज्यादा, ठीक है। तो पानी होगा कम, सॉल्यूट होगा ज्यादा सेल के अंदर, और सेल के बाहर इसकी ऑपोजिट कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर वाटर होगा ज्यादा, ठीक है, और जो सॉल्यूट है वो होगा कम, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल दोनों कंडीशन। अब मैं आपको डायग्राम के साथ एक बार ये चीज समझा रही हूँ, डायग्राम के साथ समझते हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। देखो ये मैं यहाँ पर एक बना रही हूं, इधर हम प्लेस करेंगे हाइपोटोनिक सेल सॉल्यूशन में एनिमल सेल को, और यहां पर हम प्लेस करेंगे किसी एक प्लांट सेल को, ठीक है। तो एक हमने एनिमल सेल प्लेस कर दिया और एक हमने कर दिया यहाँ पर प्लांट सेल, ठीक है ना। लेट सपोज यहां पर ये मैंने लिया है एक बीकर, ठीक है, ये मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो जो सेल के बाहर बीकर में क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर वाटर क्या है, मोर वाटर। अब इसमें यहाँ पे ये सपोज कोई एक नॉर्मल सेल, अब मैं इसके अंदर यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक मैंने ह्यूमन की आरबीसी को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है भाई, ये क्या है, दिस इज ह्यूमन आरबीसी। ये मैंने आरबीसी को प्लेस कर दिया बीकर के अंदर। ये हमारी कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। जब हमने इस सेल को प्लेस करा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो थोड़े देर के बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि जो यहाँ पर ये बीकर है, इस बीकर के अंदर ये रहा सारा पानी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है,
ठीक है, यहाँ पर पानी की हाई कंसंट्रेशन और आरबीसी के अंदर वाटर की लो कंसंट्रेशन, तो मूवमेंट कैसे होगी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो यहाँ पर ह्यूमन की आरबीसी थी वो कैसी हो जाएगी, बहुत मोटी सी हो जाएगी, इट विल गेट स्वेल अप। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। जो आरबीसी है वो कैसी हो गई बेटा, स्वेल अप हो गई। अब अगर इसके अंदर और यहाँ पर पानी जाता जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ पर ये बीकर के अंदर आरबीसी है, क्योंकि इस आरबीसी के पास बाहर इसके सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसकी वजह से जो ये आरबीसी है वो कैसी हो जाएगी, वो आरबीसी बेटा फट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दिस वन इज द बर्स्ट आरबीसी। गॉट माई पॉइंट। तो हमेशा क्या होगा, जब कभी भी हम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में सेल का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है ना, सेल कैसा होगा, स्वेल अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर आपको प्लांट सेल की बात करूं, सो लेट सपोज ये रहा कोई एक बीकर, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें ये रहा बेटा बहुत सारा पानी और मैं अब इसके अंदर यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ किसी भी एक एनिमल प्लांट सेल को। तो ये प्लांट सेल की सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट सपोज ये बना दिया मैंने वैक्यूल। ओके ना, तो सेम इसमें भी होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। जो बीकर है उससे पानी कहां पर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। जब सेल के अंदर जाएगा तो ये जो यहाँ पर हमारा सेल है, जो प्लांट सेल, नाउ दिस प्लांट सेल वो कैसा हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो उसका साइज आप यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज करके दिखा दिया है कि जो यहाँ पर ये प्लांट सेल है ये कैसा हो गया, ये स्वेल अप सेल हो गया। और कोई भी प्लांट सेल जब मोटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टर्जिड सेल। ठीक है, ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, दैट इज द नॉर्मल सेल। इसको आप कितनी भी देर पानी के अंदर डाले रखो, जो प्लांट सेल है वो नहीं बस्ट होगा। क्यों बस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्लांट सेल है वो बस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल, एनिमल सेल बस्ट because they lack, because they lack सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, उसकी वजह से जो एनिमल सेल है वो बर्स्ट कर गया। बट अगर हम लोग यहाँ प्लांट के केस में देखें तो जो प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल डोंट बर्स्ट। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारा केस, दैट इज द प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो मैं यहाँ पर आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का लिखवा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार आपके स्कूल के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका लिख लेते हैं, दैट इज जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्वेंट देन द सेल। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, साइज विल इंक्रीज if we place cell into a hypotonic solution.
ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये आपको बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारा ये ऑस्मोसिस के ऑल द 3 टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पर सेकंड लिखेंगे, दैट इज द आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखो बेटे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये रहा सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, ठीक है, और ये रहा सेल के बाहर वाली कंडीशन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें आइसोटोनिक में, ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब दोनों में इक्वल अमाउंट का वाटर होगा, इक्वल अमाउंट का सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट के होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके बाहर देखें तो अगेन यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि बाहर और अंदर दोनों जगह इक्वल, सपोज बाहर भी 5 लीटर पानी है, अंदर भी 5 लीटर पानी है, तो बाहर का पानी अंदर नहीं जाएगा, अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमेशा जो सेल का साइज होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है ना। रिमेंबर आइसोटोनिक से जल्दी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं external medium has same concentration of solute and solvent as that of cell, ठीक है। सो यहाँ पर जो साइज होगा, साइज ऑफ सेल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। नाउ लास्ट टाइप का सॉल्यूशन, थर्ड वन, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक बिल्कुल ऑपोजिट होता है हाइपोटोनिक से, ठीक है। तो हाइपरटोनिक में देखो क्या होता है, ये सेल के अंदर वाली कंडीशन, इनसाइड द सेल, और ये रही सेल के बाहर की कंडीशन। आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अंदर, ठीक है, अगर हम लोग सेल के अंदर की बात करें तो जो पानी है वो ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्यूट कम होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो वाटर है वो लेस, कम होगा, और जो सॉल्यूट है वो ज्यादा होगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर अगेन एक जगह हम लोग प्लेस करेंगे एनिमल सेल को, और एक जगह हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पर प्लांट सेल को। सो इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हम लोग किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को प्लेस करते हैं तो देखो भाई यहाँ पर अब लेट्स सपोज ये कोई एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी बना रही हूँ, वाटर, क्योंकि वाटर जो अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट है वो काफी कम है। अब हमने यहाँ पर इसी जगह पर कोई एक आरबीसी को हमने प्लेस किया, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक जो बर्स्ट आरबीसी है या फिर जो एक स्वेल अप आरबीसी है, ओके, ये मैंने सपोज एक आरबीसी को यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है। ये हमारी कैसी है, दिस इज अ स्वेल्ड अप आरबीसी, ओके, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में है। अगर हम यहाँ पर किसी भी स्वेल्ड अप आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट डालेंगे तो यहाँ पर क्योंकि सेल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है तो यहाँ से जो वाटर है वो बाहर आना स्टार्ट कर जाएगा,
ठीक है ना, फ्रॉम हाई रीजन, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सेल होगा वो कैसा हो जाएगा, नाउ दैट सेल इट विल अगेन कैसा हो जाएगा, इट विल मतलब जो साइज है दैट विल डिक्रीज, और जो साइज हमारा इसका होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ क्रीनेटेड सेल, ठीक है ना। तो जो सेल है वो हमारा कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये हमारी कैसी हो गई, दीज आर द श्रिंक आरबीसीज। ओके, अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो लेट सपोज यहाँ पर ये कोई बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पर प्लेस किया, ये रहा थोड़ा सा वाटर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक स्वेल्ड, ठीक है, एक स्वेल्ड प्लांट सेल को प्लेस कर रही हूँ, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हमने एक प्लांट सेल को प्लेस कर दिया जो स्वेल्ड प्लांट सेल है, दैट मीन्स द टर्जिड प्लांट सेल। ये हमारा कैसा है, टर्जिड सेल है, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। और आफ्टर प्लेसिंग दिस टर्जिड सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, ये रहा सपोज बीकर, धीरे धीरे करके ये जो सेल है प्लांट सेल वो श्रिंक होना चालू हो जाएगा, और जो श्रिंक प्लांट सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा, दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जो यहाँ पर जितना भी साइटोप्लाज्म है वो आकर के एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, तो इस वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ओके ना। तो अगर कभी भी हमें किसी भी सेल को मोटा करना है, उसका साइज इंक्रीज करना है, तो हमें किसी सेल को कहां पर प्लेस करना पड़ेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। और अगर किसी भी सेल का साइज हमें डिक्रीज करना पड़ेगा तो हम उस सेल को कहां पर प्लेस करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है ना। सो इसमें यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, जो एक्सटर्नल मीडियम है, एक्सटर्नल मीडियम has low concentration, has low concentration of water than cell। तो ये जो सेल है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, ये जो कंडीशन है दिस इज हाइपरटोनिक, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, जो सेल का साइज है इट विल डिक्रीज, ओके ना। साइज ऑफ द सेल इट विल डिक्रीज, ओके ना। अब इसके लिए मैं आपको दो टर्म और यूज कर रही हूं यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हाइपोटोनिक की, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हाइपोटोनिक की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पानी हमारा सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एंड ऑस्मोसिस, दिस इज नोन एज एंड ऑस्मोसिस। जो वाटर है वो कहा, एक्सटर्नल मीडियम से सेल के अंदर जा रहा है। और अगर हम लोग हाइपरटोनिक की बात करें तो एक्सटर्नल मीडियम में आ रहा है पानी सेल से, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये दो टर्म्स है यहाँ पर, इनको बड़ा ध्यान रखना। सो यह है हमारा आज का कंटेंट, दैट इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट द सेल वॉल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियस, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बट आपको कोई डाउट आए तो आपको मेरे को प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।